हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सॉरी स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा-सा कुछ आपको बोलती हूँ, ओके? एक्चुअली ना मेरे घर के जस्ट बगल में मंदिर है और उस मंदिर से आपको तो पता है आवाज़ें आएँगी ही। और नवरात्र का टाइम है तो डेली भजन कीर्तन तो होगा ही, जिस कारण ना मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा। असल में मैं काम पे जाती हूँ, सुबह और शाम को बस टाइम रहता है। उसमें भी ना मुझे ये भजन का मतलब उसके कारण आवाज़ बहुत ज़्यादा आएगी, तो प्लीज़ अगर कोई नॉइज़ आए ना, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करके मेरा ये आवाज़ सुनना है, ओके? तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था सारे लोग विंग और वांगजी के रूम के बाहर बैठे हुए थे। जैंग फैमिया, मैडम यू, लैन किरैन, लैन सिचैन और जैंग चैंग सभी के सभी वहाँ पर बैठे हुए थे। साथ में वहाँ जिन फैमिली भी पूरी बैठी थी, क्योंकि मैं वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रही थी। और जैंग फैमिया ने बाकी सारे सेक्ट के लीडर्स को उनके रूप में भेज दिया था, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता ना, सारे सेक्ट के लीडर यहाँ आए हुए हैं और वो सभी बाहर बैठे हुए हैं और ये इधर है, तो वो तो अच्छा नहीं लगता। और साथ में वो सभी यहाँ आके मतलब विंग के रूम की तरफ आके विंग की वो आवाज़ें सुने, इससे तो उनकी ही इंसल्ट होगी ना। ये सोचकर उन्होंने कई सारे छोटे सेक्ट वालों को बोल दिया था कि शादी पोस्टपोन किया गया है। और जो बड़े मेजर सेक्ट है, जैसे कि 5 क्लैन है ना, जैन क्लैन, लैन क्लैन, जिन क्लैन, नी क्लैन और वैन क्लैन, वो बड़े-बड़े क्लैन को अभी उसी घर में रखा गया है, क्योंकि उनको भी तो कुछ बताना पड़ेगा ना, वो भी तो कन्फ्यूज़ है। इसीलिए उन सभी को जैन मैंशन में ही 1-2 कमरे दे दिए गए हैं और वहाँ पर मतलब विंग के कमरे के बाहर में मैडम यू, जैंग फैमिया, जैंग चैंग, ग्यानली और वहीं लैन कुरैन, सी चैन, म्या, उसके फादर, उसकी मदर और साथ में उसके ब्रदर मतलब जिन जुशवान, वो सभी वहीं पर बैठे हुए थे। जिन जुशवान और मैडम मतलब जिन तो म्या को बोल रही थी कि जाओ हमारे मतलब रूम में चले जाओ, यहाँ पर कैसे बैठी हुई है। उन्हें भी बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था विंग की वो आवाज़ें सुन कर, और म्या तो हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहीं जैंग फैमिया ने लैन कुरैन को भी बोल दिया था कि आप जाके रेस्ट कर लीजिए, वैसे भी रात हो चुकी है और हमें भी नहीं पता कि ये कब मतलब बाहर निकलेंगे, शायद कल तो निकल ही जाएंगे। ये सोचकर वो बोल रहे थे। उन्हें क्या पता था कि ये इनका रट 3 दिनों का नहीं होता, 7 दिनों का होता है। वो बस ये बोल रहे थे कि आप चले जाइए, कल वैसे भी निकल जाएंगे इन लोग, तो हम कल बात कर लेंगे, प्लीज़ आप चले जाइए। पर लैन कुरैन वहीं पर बैठे हुए थे, जिसे देखकर जैंग फैमिया सीचैन की तरफ देखते हैं। सीचैन अपने अंकल को समझाता है, तब जाकर लैन कुरैन वहाँ से जाने के लिए मान गया था। फिर जाके जैंग फैमिया जिन फैमिली के पास जाती, क्योंकि जिन फैमिली भी सुबह से यहीं पास बैठी हुई है ना, इसीलिए वो जिन फैमिली से कहती है, सेक्ट लीडर जिन, आप रूम में विश्राम कर लीजिए, यहाँ पर ऐसे बैठने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। जिन गोंगशान भी अपना सर नोट करते हैं, पर उसकी बेटी तो हट में बैठ गई थी, वो तो वहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। पर उसे ज़बरदस्ती मैडम जिन ने अपने साथ लेके गई थी वो, क्योंकि मैम तो हट ही नहीं रही थी, इसीलिए उसे ज़बरदस्ती वहाँ से लेके गया था। और वहीं जैंग फैमिया अब सबको भेजने के बाद मैडम यू के पास आते हैं। जैंग फैमिया मैडम यू की तरफ देखते हुए बोलते हैं, यू अब तुम भी चलो, क्या तुम पूरी रात भर यहीं बैठे रहोगी? यू कहती है, हाँ, मैं अपने बेटे को ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती हूँ। पर जैंग फैमिया एक गहरी सी सांस लेते हुए बोलते हैं, यू तुम यहाँ बैठ के क्या कर सकती हो? वैसे भी वो दोनों अंदर में हैं और तुम ऐसे बैठोगी, तुम्हारा तबीयत खराब हो जाएगा, उससे अच्छा तुम आराम कर लो। वैसे भी कल सुबह वो बाहर आ ही जाएंगे ना, तब तुम बात कर लेना। मैडम यू अपने पति की तरफ देखती है, वो कुछ बोल पाती कि तभी जैंग फैमिया कहते हैं, यू मैंने जो कहा उसे करो, चुपचाप चलो। ये बोलकर वो उसे उठाते हैं और फिर वो खींचते हुए मैडम यू को अपने रूम में ले गए। वहीं दूसरी तरफ जैंग चैंग सिचैन से बातें कर रहे थे। सिचैन कह रहे थे, अब क्या होगा जैंग चैंग, मुझे डर लग रहा है, अब तो अंकल और सबको पता चल गया हमारे बारे में, क्या हम अब कभी नहीं मिल पाएंगे? पर जैंग चैंग उसे अपने पास बैठाते हुए कहता है, सिचैन अब मैं किसी से नहीं डरूंगा, अगर किसी ने हमारे रिश्ते को मना भी किया ना, तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बोल वो उसके फॉरहेड पर किस करता है। सिचैन उसके कंधे पर सर रख के बोलते हैं,
मुझे विंग और वांग जी के लिए भी डर लग रहा है। क्या कोई उसके लिए मानेगा? और अगर विंग ने मना कर दिया तो वांग जी को? मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरा भाई, वो अकेला रह जाएगा। उसकी आँखों में मैंने देखा है विंग के लिए प्यार। जैंग जैंग, क्या क्या होगा अब? ये बोलते हुए वो जैंग जैंग की तरफ देख रहा था। जैंग जैंग कह रहा था, तुम ज़्यादा फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अगर भगवान ने हम लोगों को मिलाया है, वांग जी और विंग को मिलाया है, तो उन्होंने कुछ तो सोचा होगा ना। और और हमारी बात हम लोग, अगर कोई नहीं मानेगा ना, तब भी मैं तुमसे शादी करूँगा। तुम मुझ पे विश्वास तो करते हो ना? लैंसी चैन अपना सर नोट करते हैं और वो उसके कंधे पे सर रख के बैठे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ यान ली अकेले गार्डन में बैठी हुई थी। वो आसमान की तरफ ही देखे जा रही थी। बेचारी आज उदास थी। उसकी शादी नहीं हुई और उसका बेबी, मतलब वो अपने पेट पे हाथ रख के बोल रही थी, बेबी आई एम सॉरी, अगर मैं तुम्हें आपके डैडी को नहीं दे पाऊंगी तो, पर आप आप हमेशा खुश रहोगे, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। अम्मा, मम्मा आपको बहुत प्यार करेगी। ये बोलकर वो अपने बेली को करेस कर रही थी। तभी वहां पर पीछे से कोई आवाज देता है। यान ली जब पीछे से कोई आवाज देता है, उसकी तरफ देखती है। वहां पर जिन जुशुन खड़ा हुआ था। जिन जुशुन यानली को देखते हुए उसके पास आता है और कहता है, तुम क्या हमारे प्यार को इतना कमजोर समझती हो? यानली के आंखों में आंसू थे। यानली कुछ भी नहीं बोलती और वो सीधा आसमान की तरफ देखने लगी। जिन जुशुन उसके पास आके बैठता है और उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, यानली तुम इतना उदास क्यों हो? यानली हल्के से टोन में बोलती है, मुझे नहीं लगता कि हमारी शादी हो पाएगी। मैं, ये बोलते हुए वो अपना सर इधर उधर कर रही थी। तभी जिन जुसुन उसका दोनों गालों को पकड़ता है और अपने करीब करते हुए बोलता है, यानली मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि कुछ भी हो जाए पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, हमारे बच्चे को अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मुझ पर यकीन तो है ना? यानली ये सुनकर रोने लगी। वो उसके कंधे पे सर रख के रोने लगी। वो कह रही थी, मैं, अब क्या होगा? क्या होगा? मम्मा, मम्मा क्या हमारी शादी होने देगी? क्या ये सब हमारी शादी होने देंगे? आज तो नहीं हुआ तो क्या सच में तुम मुझे छोड़ दोगे अपनी फैमिली के कारण? ये बोलते हुए वो रोए जा रही थी। जिन जुशुन उसके बैग को रब करते हुए बोलते, नहीं, मैं मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा यानली। और अब तो हमारे पास एक बेबी भी है ना, हमारे पास हमारा बेबी आने वाला है, तो मैं कैसे तुम्हें और हमारे बेबी को छोड़ सकता हूँ? मैं एक बैड डैडी नहीं बनना चाहता। सिर्फ तुम ही मेरी लाइफ में हो, तुम ही मेरी वाइफ हो। भले ही हमारी शादी ना हुई हो, पर मैं तुम्हें अपनी वाइफ मानता हूँ। और ये बेबी, ये बोलकर वो अपने, मतलब यानली के बैली पे हाथ रखते हुए बोलता है, ये बेबी हमारा है और मैं इसका डैडी हूँ, तो मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करूँगा। हम दोनों की शादी होगी, कोई माने या ना माने, पर मैं तुमसे शादी करके रहूँगा यानली। ये बोलकर वो उसके फ़ोरहेड पे किस करता है। यानली की आंखों से तो आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जिन जुशुन उसे अपने कंधे पर सर रख के सुला रहा था। यानली बहुत ज़्यादा रो रही थी और वो बोल रही थी, जिशुन मेरा भाई, मेरा भाई लान वांग जी के साथ। ये बोलते हुए वो अपना आँखों को, मतलब अपनी आँखों को नीचे की ओर कर रही थी। जिन जुशुन उसे कह रहे थे, चुप रहो, मुझे समझ आ रहा है तुम अपने भाई के लिए फ़िक्र कर रही हो ना, पर कोई बात नहीं। अगर विवुशान ने वांग जी को चूज़ किया तो भी हमारे रिश्ते में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर यानली कहती है, अगर विंग और म्यामा की शादी नहीं हुई, अगर विंग ने अपने आप को ओमेगा बना लिया, तो तुम्हारी फैमिली कभी भी हमारे रिश्ते को नहीं मानेगी ना। पर जिशुन उसे कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे रिश्ते को वो माने या ना माने, पर मैं तो मानता हूँ ना। और तुम मानती हो ना? यानली अपना सर नोट करती है। यानली कुछ कह पाती उससे पहले ही जिसुन उसके लिप्स पे एक हल्का सा किस कर बोलता है, शु, चुप रहो, अब जाके तुम चुपचाप सोना, ओके? तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है और ये सब कल देखा जाएगा। कल वो दोनों निकल जाएंगे ना, फिर उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा, ओके? यानली अपना सर नोट करती और फिर वो दोनों अपने अपने रूम की तरफ चले गए थे। वहीं मैडम यू
मैडम यूँ तो आग बबूला हो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके बेटे को कर्ज मिला है, वो भी 5 सालों से। किसी ने उसको बताया क्यों नहीं? विंग ने उसे क्यों नहीं बताया? और वो भी लान वांगजी के साथ। क्यों? ये सब क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है? उसे कुछ भी नहीं पता। और उन्होंने एक बात तो ठान ली थी, वो कभी भी विंग को ज़बरदस्ती लैंड क्लैन तो नहीं जाने देगी। अगर लैंड क्लैन वाले विंग को ज़बरदस्ती अपने क्लैन लेके गए ना, तो सच में वो युद्ध कर देगी। वहीं लैंड क्लैन ये सोच रहे थे कि विंग हमारे क्लैन का ओमेगा बन चुका है, मतलब वांगजी की वाइफ बन चुका है, तो वो तो हमारे साथ जाके रहेगा। ये बात सोचते हुए वो भी सो रहा था। वहीं दूसरी तरफ हमारे वांगशन अपने रूम में एक दूसरे के गले से लगकर सोए हुए थे। विंग और वांगजी पूरे 2 दिनों से एक साथ इंटीमेट हो रहे हैं। वो दोनों थक चुके हैं, इसीलिए दोनों सो गए हैं। वहीं सुबह विंग की आंखें खुलती है। विंग अपनी आंखों को खोलते हुए अपने बगल देखता है। उसकी नज़रें एक पर्सन की नज़रों से मिलती है। विंग जैसे ही उस पर्सन को देखता है, उसके फेस में एक स्माइल आ गई। वांग जी उसके बालों को सहलाते हुए बोल रहा था, गुड मॉर्निंग। विंग भी हल्के से बोलता है, गुड मॉर्निंग। वांग जी उसके फॉरहेड पे किस करता है और कहता है, कैसे हो? विंग कहता है, दर्द हो रहा है पर ठीक हूँ। वांग जी कहता है, तो चलो नहा के आते हैं। विंग भी अपना सर नोट करता है और फिर वांग जी उसे अपनी गोद पे उठाकर बाथटब की तरफ ले जाने लगा। विंग को अब मतलब थोड़ा-थोड़ा रियलाइज़ हो रहा था कि वो कहाँ है। विंग वांग जी के नेक पे अपना हाथ लगाते हुए बोल रहा था, लैंज़ेन, तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है क्या? लैंज़ेन कहता है, क्या बात है? कौन सी बात पे अजीब लगना चाहिए? विंग कहता है, देखो ना, ये ये मेरा रूम है, तो हम यहाँ कैसे आ गए? और वैसे भी हम तो वहाँ रहते हैं ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है इस बार हम यहाँ कैसे आ गए? और और तुम ही सोचो ना कि तुम्हें मतलब हमारे स्टार्टिंग दिन से हम दोनों को सब कुछ याद है और हम सब कुछ देख भी रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे की मर्ज़ी से कर रहे हैं और जब चाहें हम रुक जाते हैं। पर पहले पहले तो ऐसा नहीं होता था ना, हमारी बॉडी पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता था। तुम तो तुम्हें तो पता है ना कि जब मैं रुकना चाहता था तब भी तुम नहीं रुकते थे। पर इस बार ऐसा नहीं है। जब मैं दर्द में कहराता था तो तुम रुक जाते थे। और और मैं कई बार ऐसा भी तो हुआ है ना कि मैं तुम्हारे ऊपर खुद हावी हो रहा था। मैं खुद अपनी मर्ज़ी से कर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है? वांग जी उसे टब में बैठाते हुए कहता है, हाँ मुझे भी यही लग रहा है, पर ये तो अच्छा ही है ना कि हम दोनों एक साथ हैं, हम दोनों अपनी मर्जी से कर रहे हैं। विंग ये सुनकर स्माइल करता है। वहीं वांग जी भी विंग के साथ उसी बाथटब में बैठ गया। विंग वांग जी की गोद में बैठा हुआ था। विंग ने अपना सर वांग जी के चेस्ट में रखा हुआ था। वांग जी उसके मतलब पूरे शरीर में अपना हाथ फिराते हुए बोला था, वैसे विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे सच में यकीन नहीं था कि मैं तुमसे इतना प्यार करने लगूंगा। विंग भी अपने सर को नोट करते हुए बोलता है, लैंसन, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। असल में मैं मैं अपनी फीलिंग को पहले समझ ही नहीं पा रहा था। मैं जब भी तुम्हारे पास आता था ना, मुझे बहुत अजीब सा फील होता था, पर मुझे नहीं पता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे फीलिंग्स को इग्नोर किया ना। पर वांग जी उसके फेस को अपनी तरफ करता है और फिर उसके होठों पे किस करते हुए बोलता है, नहीं, असल में मैं उस बारे में सोचना ही नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता है विंग, तुम एक अल्फ़ा हो और तुम एक अल्फ़ा के साथ ऐसे रिश्ते नहीं बनाना चाहोगे ना। मुझे पता था, इसीलिए मैंने भी तुम्हें फ़ोर्स नहीं किया। और अगर अभी भी तुम एक अल्फ़ा बनना चाहते हो ना, तो मैं तुम्हारे लिए और दवा ला लूँगा। तभी उसे याद आता है कि दवा, विंग, मैंने तो तुम्हें एक दवा दिया था ना, मतलब मैंने तो जैंग चैंग को एक दवा दिया था तुम्हें देने के लिए, तुम्हारा हीट मतलब तुम नॉर्मल हो जाओ इसलिए। क्या तुमने वो पिया नहीं? विंग को तब याद आता है कि हाँ उसने तो पिया था। वो कहता है, मैंने वो पिया था, मैंने मेरी शादी के एक दिन पहले तो वो लिया था ना। ये सुनकर वांग जी कहता है, तो
तो तुम ठीक क्यों नहीं हुए? विंग कहता है, मुझे नहीं पता, वो सच में सही था ना? वांग जी कहता है, हाँ विंग, मैंने खुद उनसे बोला था कि तुम्हारे कर्ज का दवा दो, इसीलिए उन्होंने बोला था ये सही है। उन्होंने कहा था वो ठीक हो जाएगा, मतलब तुम ठीक हो जाओगे। तो ये सब कैसे हुआ? विंग कहता है, मुझे भी नहीं पता, ये सब हो क्या रहा है लैंसन? ये बोलकर वो उसकी तरफ फेस करता है। लैंसन भी उसको ही देख रहा था। उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। जब विंग ने दवा पी ली है तो कैसे उसकी हीट आ सकती है? वांग जी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वांग जी विंग को कहता है, इसे अभी छोड़ देते हैं। वैसे भी जब हमारी हीट खत्म हो जाएगी तो हम फ्लावर गॉड से एक बार और बात कर लेंगे, ओके? तुम्हारे इस कर्ज के लिए मैं तुम्हें ठीक करने के लिए कुछ भी करूँगा। ये बोलकर वो विंग को देख रहा था, पर विंग उसके गले पर अपना सर रखते हुए उसको टाइटली हग करते हुए बोलता है, नहीं, अब अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं अगर ओमेगा भी बन जाऊँ ना, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक साथ रहें। मैं मैं ये बोलते हुए वो अपना सर को नीचे कर लेता है। वो अपने आँखों को वांग जी के नेक पे एकदम ज़्यादा गड़ा के रख लेता है और वो शर्माने लगा। वांग जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। विंग कहता है, लैंसन, मैं अब ना अल्फ़ा नहीं बनना चाहता। मैं हमारे बेबी को बर्थ देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी वाइफ़ बनना चाहता हूँ, तुम्हारा ओमेगा बनना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे सामने कोई भी ओमेगा हो। मुझे मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई ओमेगा तुम्हारे पास हो। अगर मैं ओमेगा बन गया तो मैं हमेशा तुम्हारा रहूँगा ना। ये बोलकर वो अपने और भी मतलब सर को और भी छुपाने लगा। वांग जी जब ये सुनता है कि विंग चाहता है कि वांग जी के बेबी को वो बर्थ दे, ये सुनकर वांग जी उसके फेस को अपने सामने करता है, मतलब वो अपने सीने से हटाकर विंग के फेस को अपने फेस के फेस करता है और कहता है, क्या कहा तुमने? विंग कहता है, वो ये बोलते हुए वो अपने आंखों को इधर उधर कर रहा था। वांग जी फिर से कहता है, बोलो ना क्या कहा, मुझे सुनना है तुमने क्या कहा। विंग हल्का सा मतलब वो शर्मा रहा था। वो कह रहा था कि मैं चाहता हूँ कि मैं अल्फा मतलब अल्फा ना बन के ओमेगा बनूं। मैं ये बोलते हुए वो अपनी उंगलियों के साथ खेलने लगा। वांग जी उसको कहते हैं, विंग बोलो ना, मुझे सुनना है। विंग कहता है, आह, मैंने अभी तो बोला ना। वांग जी कहता है, विंग बोलो ना, मुझे सुनना है, तुमने अभी क्या कहा? विंग कहता है, मैं मैं तुम्हारे बेबी को अपने अंदर चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने हमारे बेबी को जन्म दूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं ये बोलते हुए वो अपना सर नीचे कर रहा था। वांग जी ये सुनने के बाद ना विंग को अपने मतलब उसके नेक से पकड़ता है और अपनी तरफ करता है और सीधा उसे किस करने लगा, बहुत ज़्यादा वाइल्डली। दोनों फिर से एक दूसरे को किस करने लगे। विंग को फील हो रहा था कि वांग जी फिर से हार्ड हो रहा है। दोनों एक दूसरे के किस में बहुत ज़्यादा डूब चुके थे। फिर जाकर हल जब वांग जी को लगता है कि विंग सांस लेने से अभी काबिल नहीं रहा, इसीलिए वो छोड़ देता है। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी कहता है, मैं मैं ना तुम्हें जल्दी प्रेग्नेंट करूँगा। ये बोलकर वो अपने आप को विंग से अटैच कर लेता है, जिसके कारण विंग एक सेक्सी सी मौन करता है। विंग कहता है, पर मेरे बॉडी में दर्द हो रहा है, मुझे अपनी लोअर बॉडी फील ही नहीं हो रही है। वांग जी कहता है, मैं मैं अब तो बिल्कुल नहीं रुकने वाला, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द प्रेग्नेंट हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेबी को बहुत सारे बेबी को जन्म दो। मैं चाहता हूँ कि हमारे पूरे लैंड क्लैन में सिर्फ हमारे ही बेबी दिखे। विंग ये सुनने के बाद एकदम ज़्यादा ही शर्मा गया। वहीं वांग जी ये बोलते हुए अपनी मूवमेंट को चालू कर दिया था। विंग ने अपना सर वांग जी के नेक में छुपा लिया था। दोनों उस बाथटब में ही बहुत टाइम तक इंटीमेट होते हैं। फिर जब वांग जी विंग के अंदर रिलीज होता है, दोनों गहरी गहरी सांसें लेने लगे। वांग जी कहता है, विंग, मैं ना मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें अपने बेबी से प्रेग्नेंट करने के लिए। अब मैं
अब मैं अपनी पूरी जान लगा दूँगा। ये बोलकर वो विंग को फिर अपनी गोद से उठा लेता है और वो खड़ा हो गया। वो विंग को लेकर बाथटब के बाहर आता है और फिर बाथटब के सहारे ही विंग को बेंड करता है और फिर उसके साथ पीछे से इंटीमेट होने लगा। विंग को ना पीछे से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि उसका पैर उसका साथ नहीं दे रहा था और वांग जी ने उसके कमर को बहुत टाइटली पकड़कर ऐसे ही उसके साथ इंटीमेट हो रहा था, जिसके कारण विंग को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि वो गिर जाएगा, उसे लग जाएगा। वो बोल रहा था, "लैनसेन प्लीज़ ऐसा मत करो ना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है और तुम्हें मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा बॉडी मुझे महसूस नहीं हो रहा है, मेरे पैर मुझे महसूस नहीं हो रहे, प्लीज़ यहाँ नहीं कर देना, बेड में चलो ना।" पर वांग जी उसे ना अभी कुछ भी होश नहीं था। वो विंग के एक पैर को अपने हाथों से उठा लिया और फिर उसके साथ बहुत वाइल्डली रोमांस करने लगा। विंग ने तो अपनी आँखें कसकर बंद कर ली थी। वो देख रहा था कि वांग जी जो इतना रफली उसके साथ इंटीमेट हो रहा है, जिसके कारण वो पूरा बाथटब हिल रहा है। हाँ, विंग ने बाथटब को पकड़ा हुआ है ना, जिसके कारण वो पूरा बाथटब ही हिल रहा है और बाथटब का पानी पूरा नीचे में गिरे जा रहा है। विंग ना उस पानी में ही देख रहा था क्योंकि उस पानी में पूरा उसका फेस मतलब पूरा उसका फेस दिख रहा था कि कैसे-कैसे रिएक्शन विंग के बन रहे हैं। विंग का तो ये देखकर बहुत ज़्यादा शर्म से लाल-पीला हो रहा था। वहीं वांग जी जब देखता है कि विंग सिर्फ पानी की तरफ ही देख रहा है, वो उसकी तरफ लीन होता है, जिसके कारण विंग को फील हो रहा था कि वांग जी पूरा कितने ज़्यादा डीप में है। वो वांग जी को चिल्ला के बोलता है, "क्या कर रहे हो?" वांग जी कहता है, "कितने अच्छे दिख रहे हो।" ये बोलकर वो उसका फेस को पकड़ता है और उसे किस करने लगा और फिर बोलता है, "देखो पानी में तुम कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। मैं तो अब कंट्रोल ही नहीं कर पाऊँगा।" बोल के सीधा वो विंग के साथ और भी रफ होने लगा। विंग की तो साँसें ही रुक गई थी। वांग जी जैसे उससे अलग होता है ना, विंग सीधा नीचे में गिर गया। वांग जी उसे अब फिर गोद में उठाता है और कहता है, "अब चलो, तुम्हारे पैर थोड़े नम हो गए होंगे, मैं तुम्हें कुछ और पोज़ दिखाता हूँ।" बोलकर वो सीधा विंग को अपनी गोद पे उठाता है और फिर जाकर वहीं पर टेबल पर सुला दिया। वो टेबल जहाँ टी कप रखता है, जहाँ पर खाना-वाना खाते हैं, वहीं पर उसने लेटा दिया था। वांग जी फिर उसके साथ इंटीमेट होने लगा। विंग की सर उस टेबल से नीचे था। वांग जी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हार्ड तरीके से उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। विंग का सर नीचे लटक रहा था ना, जिसके कारण उसका सर बार-बार उस टेबल से हिट हो रहा था। विंग चिल्लाते हुए बोलता है, "लैनसन ये क्या कर रहे हो? मुझे सर में लग रहा है।" वांग जी ये देखने के बाद ना वो अपने आप को नीचे कर लेता है और विंग को ऊपर। वो कहता है, "तो तुम करो।" ये बोलकर वो विंग का कमर पकड़ लेता है। विंग तो थोड़ा-सा शॉक हो गया था। वो 5 मिनट रुक जाता है। वांग जी जब देखता है कि विंग कुछ भी मूव नहीं कर रहा है, इसीलिए वो अपने आप को मूव करने लगा, जिसके कारण विंग उसके ऊपर राइड कर रहा था। ये उनका सुबह का मॉर्निंग रूटीन चालू हो गया था। वहीं दूसरी तरफ सारे लोग फिर से उठ गए थे। मैडम यूँ तो भागते हुए आई थी यहाँ पर। उसे तो कुछ भी होश नहीं था। शायद तक मैडम यूँ तो रात को सोई भी नहीं होगी ढंग से। वो फिर से विंग के रूम के बाहर आती है। उसने फिर से वही सुना, मतलब विंग की आवाज़ें। सारे लोग मतलब जैंग फैमिया, मैडम यू, लैन किरैन और जिन फैमिली वाले सब लोग फिर से आ गए थे। उन्हें लगा शायद तक विंग जाग गया होगा, इसीलिए वो वहाँ पर फिर आ गए थे। पर विंग की आवाज़ें वो तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसके कारण मैडम यू अपने सर पे हाथ मारते हुए बोलती, "और कितना टाइम लगेगा? आपने तो बोला था ना 3 दिन में हो जाएगा कंप्लीट, तो क्यों नहीं?" जैन फैमिया कहते, "यू शांत हो जाओ ना, कुछ टाइम और लग जाएगा, आज देख लेते हैं ना।" मैडम यू कहती, "अब क्या क्या जवाब देंगे हम गेस्ट को? क्या जवाब देंगे हम लोग?" ये बोलते हुए वो जैंग फैमिली की तरफ देख रही थी। जैंग फैमिली के पास भी कोई जवाब नहीं था कि तभी जिन फैमिली वाले मतलब जिन गोंगशान कहते हैं, सेक्रेटरी जियांग, "और कितना टाइम लगेगा? क्या हम बारात को वापस लेके जाएं? क्या हम?" ये बोलते हुए वो जैंग फैमिली की तरफ देख रहे थे। जैंग फैमिली ये सुनने के बाद थोड़ा सा हिचकिचा गए थे। वो कहते हैं, "सेक्रेटरी जिन, क्या प्लीज़ आप विंग की शादी को डिले कर सकते हो? आप बस यानली की शादी करवा लेते हैं ना हम लोग।" पर जिन फैमिली कहती है,
पर ये बोलते हुए वो मैडम जीन की तरफ देखते हैं। मैडम जीन को भी समझ आ रहा था कि जिन गोंगशन क्या सोच रहे हैं। उसकी बेटी मैम म्या कभी भी ये शादी होने नहीं देगी, क्योंकि उसने तो शर्त ही रखा है ना कि सबसे पहले उन दोनों की मतलब विंग और म्यामा की शादी होगी, तब जाकर जिन जुशवान और यानली की शादी होगी। ये सोचकर ना वो जांग फैमिली की तरफ देखते हैं, मतलब मैडम यू और जांग फैमिली की तरफ। वो कहते हैं, सेक्रेटरी जियांग, आपको तो पता है ना म्या, मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ, पर शायद हमें कुछ दिन रुकना ही चाहिए। ये सब कंप्लीट हो जाए, ये सब बखेड़ा खत्म हो जाए, तभी हम देखते हैं। और शायद आज तो विवुशियान बाहर आ ही जाएगा ना, तो उसके बाद हम लोग पता करते हैं वो क्या चाहता है और ये सब क्या है। फिर हम लोग सोचेंगे। ये बोलकर वो वहां से चले गए थे। मैडम यू वहीं पर अपना सर पकड़ के बैठ गई थी। वो कह रही थी, और कितना टाइम लगेगा इन लोगों को। तभी वहां पर जैंग जैंग अपना आँख को रब करते हुए आते हुए बोलता है, माँ आप लोग फिर से यहाँ क्यों आ गए हो। मैडम यू उसकी तरफ देखते हुए बोल रही थी, तुम तुम मुझे एक बात बताओ, विंग कितने दिन तक रहता है वहाँ। जैंग चैंग कहता है, माँ आपको तो मैंने बताया ना, वो 7 दिनों का होता है, वो दोनों 7 दिन तक रहते हैं एक साथ। मैडम यू ये सुनने के बाद ना उनको अब समझ में आया कि 7 दिन, क्या विंग और फांगजी 7 दिनों तक उसी रूम में बंद होंगे। ये सोच कर ना मैडम यू अपने सर पे मारती है और कहती है, "अब क्या होगा, क्या क्या 7 दिनों तक हमें रुकना पड़ेगा। जैंग फैमिया और लैन कुरैन को भी समझ आ गया था कि 7 दिनों तक ये सब ऐसे ही चलेगा। इसीलिए जैंग फैमिया अपने आप को संभालते हैं और कहते हैं, यू अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, 7 दिनों तक अब हमें देखना ही पड़ेगा बस। पर यू कहती है, मैं अपने बेटे की ऐसी अजीबोगरीबो आवाज़ से तंग आ चुकी हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है अपने दिल में। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे सीने पे खंजर चुभो दिया। जैंग फैमिया, तुम तुम जानते हो ना। ये बोलते हुए वो एक गहरी सी सांस लेते हैं। ये सुनकर लैन कुरैन उन दोनों को कहते हैं, मैं वहाँ पर साइलेंसिंग स्पेल लगा देता हूँ। तभी मैडम यू ये सुनने के बाद खड़ी होती और वो लैन कुरैन के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती, वाओ कितनी अच्छी बात है, तुम्हें इतनी जल्दी याद आ गया ना साइलेंसिंग स्पेल का। तुम कर क्या रहे थे, तो पहले ही नहीं लगा सकते थे, सारे लोगों को ये सब पता भी नहीं चलता। लैन कुरैन कहते हैं, यू, पर मैडम यू कहती है, तुम तुम ऐसे तो लैन क्लैन वाले अपने आप को बड़े ज्ञानी दिखाते हो ना, पर तुम्हें पहले ये सब याद नहीं आया था। मैडम यू उसके ऊपर भड़क रही थी, क्योंकि सच में उनके बेटे की आवाज़ें उनके कानों में चुभ रही थी, जिसे देखकर ना मतलब मैडम यू की हालत देखकर जैंग फैमिया उसे शांत करते हैं। मैडम यू भी अपने आप को शांत करती हैं, क्योंकि वो अभी गुस्सा नहीं कर सकती। वो गुस्सा कर कर के थक चुकी है, इसीलिए वो जैंग फैमिया के साथ वहीं पर खड़ी हो गई। वहीं लैन कुरैन वहां पर साइलेंसिंग स्पेल लगा देते हैं, जिसके बाद विंग की आवाज़ें बाहर आने बंद हो जाती है। उन्होंने सारे सेक्ट लीडर वालों को बोल भी दिया था कि आप चले जाइए, मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ शादी होगी। ये सुनकर सारे सेक्ट लीडर मतलब वैन सेक्ट लीडर, नी सेक्ट लीडर वहाँ से चले गए थे। वहीं जीन फैमिली को भी मैडम यू ने कह दिया था कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, शायद अब शादी नहीं हो सकती। और रही यानली की शादी की बात, मैं ये बोलते हुए वो जैंग फैमिली की तरफ देखती और कहती है, हम उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। पर मैडम ये की बात सुनकर मैम कहती है, नहीं, अगर मेरी शादी नहीं हुई ना विंग के साथ, तो यानली की शादी भी कभी नहीं होगी। मैडम यू ये सुनकर गुस्सा हो रही थी, पर वो क्या कह सकती थी, इसीलिए वो कहती है, ठीक है, तुम नहीं चाहते ना यानली की शादी तुम्हारे भाई से हो, तो ठीक है, मैं ये शादी कैंसिल करती हूँ। मैडम जिन, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, पर शायद ये शादी अब नहीं हो सकती। मेरा बेटे को मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, और अगर मेरी बेटी की शादी तुम लोग नहीं करवाना चाहते, तो मैं उसे भी ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, ना आप लोगों को ज़बरदस्ती करूँगी। और रही यान्ली की बेबी की बात, तो हम इतना तो काबिल हैं कि हम अपने बेटी के साथ-साथ उसके बच्चे का भी देखभाल कर सकते हैं।
ये सुनकर मैडम जीन थोड़ा शॉक में पड़ गई थी। वो कहती, यू ऐसी बातें नहीं हैं, तुम मम्मी की बातों पे ध्यान मत दो। मैंने कभी भी तुमसे ऐसी बातें मतलब शादी तोड़ने की बात कभी नहीं बोली है ना। मैं मैं तुम्हें अश्योर करती हूँ कि हम यानली और जिनजुशुन की शादी को करेंगे। मैं तुम्हें वादा करती हूँ। पर मैडम यूँ कहती, नहीं, अब अब नहीं। ये बोलकर वो अपने हाथ को जोड़ लेती और कहती है, प्लीज़ अब ये सब छोड़ दीजिए। हम अब ये बात हम नहीं करते। ये बोलकर वो उन लोगों को देख रही थी। वो कहती है, वैसे भी आपकी बेटी कभी भी यानली की शादी होने नहीं देगी, क्योंकि वो मेरे बेटे की साथ शादी करना चाहती है और मुझे नहीं लगता कि अब मैं विंग की शादी मेम्मे से करवा सकती हूँ। इसीलिए प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए और मैं यानली को समझा दूँगी। ये बोल वो उन लोगों के सामने वो करती है, क्योंकि उनकी हल्का-सा उन्हें लग रहा था कि उनकी फैमिली की गलती है, तो उन्हें थोड़ा-सा झुकना तो पड़ेगा ना, इसीलिए वो उन लोगों के साथ झुक रही थी। वहीं मैम बहुत ज़्यादा शॉक में थी। उसने तो कभी ऐसा नहीं सोचा था। उसने सोचा था कि विंग यानली के कारण शादी कर लेगा उससे, और ये सब क्या हो रहा है, वो भी शॉक में थी। मैडम जीन और जिन गोंगशान अपनी बेटी को गुस्से में देख रहे थे, क्योंकि वो इतना अच्छा रिश्ता खो रहे हैं उसके कारण। इसीलिए वो एक शाय करते हुए कहते हैं, ठीक है, पर मैडम यू, मैं अश्योर करती हूँ कि कभी भी आपको लगे कि आप यानली की शादी मेरे बेटे से करवाना चाहते हो, हमारे तरफ से वो हाँ ही होगा। हम कभी भी उस रिश्ते को मना नहीं करेंगे। मैडम यू ये सुनकर एक स्माइल करती है, पर मैम कहती, नहीं, अगर मेरी शादी नहीं होगी, यानली की भी शादी नहीं होगी। ये बोल वो गुस्से में वहाँ से जाने ही लगती है कि तभी उसकी नज़र किसी पर्सन पे पड़ती है। वो शॉक में पड़ गई, क्योंकि वहाँ यानली और जिनजुशुन खड़े थे। उन दोनों ने शादी कर ली थी। वो दोनों अपने वेडिंग अटायर में थे। उन्होंने वहाँ के पास के ही मंदिर में जाके शादी कर ली थी। दोनों फैमिली ये देखकर शॉक हो गए थे। जिनजुशुन और यानली उन लोगों के पास आते हैं। मैडम यू और मैडम जीन उन दोनों को पास आके बोलते हैं, ये क्या किया तुमने? जिन जुशुन कहता है, माँ, मैंने यानली से शादी कर ली है। मैं नहीं चाहता था कि किसी के कारण मैं यानली से शादी ना करूं, और मुझे पता है आप लोग कभी भी अपनी बेटी का गलती तो देखोगे नहीं, इसीलिए मैंने अपनी यानली से शादी कर ली। और अगर आप लोगों को इससे प्रॉब्लम है, तो मैं आप लोगों से कह देता हूँ कि मैं उस जिन फैमिली में फिर नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं अपनी यानली और अपने बेबी को छोड़ के नहीं जाऊँगा। इसे सुनकर मैडम जिन उसे एक स्लैप मारती हुई कहती, पागल हो गए हो तुम? सुन, तुम मेरे बेटे हो, और यानली यानी के पेट में जो बच्चा है वो हमारा खून है, तो तुम कैसे यहाँ से जाने की बातें कर सकते हो? और रही मम्मा की बातें, मैंने उसे बच्ची समझकर छोड़ दिया था, पर अब उसकी शादी नहीं होगी। उसने जिद में आकर विंग के साथ शादी करने के लिए बोला था। अब यहाँ कोई शादी नहीं होगी। बस तुम लोगों की शादी हो गई ना, हम लोग उसको स्वीकार करते हैं, और कहीं जाने की बात की ना, तो वहीं बस आके मारूंगी। ये बोलकर वो जिन जुशुन की तरफ देखती है, और वो मैडम यू की तरफ आते हुए बोलती, यू देखा, शायद भगवान यही चाहता था कि हम दोनों का रिश्ता हम दोनों की फैमिली का रिश्ता हो, इसीलिए देखो आज मेरे बेटे ने सही फैसला लिया है। शायद हम दोनों अपनी बेटी के प्यार में इतने अंधे हो गए थे कि हम अपने बेटे का प्यार तो देख ही नहीं पा रहे थे, और शायद यही हमारी गलती थी। पर पर हुआ तो हुआ, सही हुआ ना। तो अब हम रिश्तेदार हैं, और यानली यानली को मैं अपनी बेटी की जैसी रखूंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, और मुझे अब किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने बेटे और बहू को लेके जा रही हूँ। ये बोलकर वो जिन जुशुन और यानली का हाथ पकड़ती है, और वो अपने पति की तरफ एक बार गुस्से में देखते हुए बोलती है, और आप, अगर आपने अपनी बेटी का साथ दिया ना, तो सोच लेना। ये बोलते हुए वो जिन जुशुन और यानली को लेकर मैडम यू के पास आती। मैडम यू अपनी बेटी को हक कर लेती है। वो उसे बोलती है, तुमने ऐसा क्यों किया? पर यानली कुछ बोल पाती। जिन जुशुन अपनी बात को कंप्लीट कर देता है कि उसने ये सब क्यों किया। उसे डर लग रहा था कि यानली और उसकी शादी नहीं होगी, वो भी मम्मा के कारण, इसीलिए उसने शादी कर ली। और अगर उसके फैमिली इस शादी को नहीं मानते, तो वो कहीं चला जाता, और वो कभी भी इस फैमिली में आता भी नहीं। ये सुनकर मैडम यू थोड़ा सा खुश होती है, क्योंकि ये दिख रहा था कि जिन जुशुन
यानली से कितना प्यार करता है। वो जिन जुशुन को कहती है, प्लीज़ मेरी बेटी का ख्याल रखना। ये बोलकर वो अपनी बेटी के सर पे किस करती है। तभी मैडम जिन कहती है, तो हम यानी को लेके चले जाएं यहाँ से। मैडम यू अपना सर नोट करती है, फिर कहती है, अरे तुम अपनी फादर और चेंग चेंग से मिली हो। यानली अपना सर ना में नोट करती है। यानली कहती है, फादर कहाँ हैं? जैंग फैमिया की बात सुनकर मैडम यू उसे बता देती कि वो कहाँ है, और यहाँ तक कि जैंग चेंग भी कहाँ है वो भी। यान ली जिन जुशुन से कहती है, क्या मैं विंग के बाहर निकलते तक यहाँ रुक सकती हूँ? जिन जुशुन उसे कहते हैं, तुम यहाँ रुकना चाहती हो? यान ली अपना सर नोट करती है। तभी जिन जुशुन अपनी मदर फादर की तरफ देखते हुए बोलते हैं, माँ हम दोनों जैंग सेट में ही रुक रहे हैं अभी, पर हम कुछ दिनों में आ जाएंगे। तभी मैडम यू कहती है, नहीं रुको, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इन दोनों की शादी तो हो ही गया है, तो हम क्यों ना इन दोनों की शादी करवा ही दें सबके सामने में। उससे हमारे क्लैन का नाम भी खराब नहीं होगा। मैडम यू अपना सर नोट करती है। फिर उन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि विंग और वांगजी के निकलने के बाद ही यहाँ पर सेलिब्रेशन होगा। जान ली और जिनजुशुन की शादी की सारे लोग इसे एक्सेप्ट कर ली थी, पर मैं वहां से गुस्से में चली गई थी। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। 7वां दिन कंप्लीट हो चुका था। सारे लोग, जितने लोग जैंग फैमिली में थे, मतलब जैन सेक्ट में थे, जैसे लैन कुरैन, लैन सीचैन, जैंग चैंग, जैंग फैमिया, मैडम लैन, यान ली और जिनजुशुन, सारे लोग विंग के रूम के बाहर ही खड़े थे। मैडम ये तो कभी भी एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि वो विंग के रूम के बाहर ना हो। वो सुबह हमेशा ही विंग के रूम के बाहर ही खड़ी रहती थी। वो हमेशा विंग के निकलने का वेट किया करती थी। आज 7वां दिन था। सारे लोग वहीं पर खड़े हुए थे। अभी वो देखते हैं कि वहां गेट से कोई इंसान बाहर निकल रहा है। सारे लोगों का ध्यान उसी तरफ था। वो पर्सन अंगड़ाई लेते हुए निकल रहा था। उस पर्सन का ध्यान उन लोगों पे नहीं था, पर उन लोगों का ध्यान उस पर्सन पे जरूर था। सारे लोग मतलब उस पर्सन की तरफ ही देख रहे थे, पर आगे कुछ ऐसा हुआ कि सारे लोग बहुत ज़्यादा शॉक में पड़ गए थे। तो चलिए कल के पार्ट पे देखेंगे ऐसा क्या देखा उन्होंने। और आज का पार्ट बहुत लंबा हो गया, तो यहीं पर रोकती हूँ। ओके, तो बाय बाय।